अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस लेक्चर में हमने अपना टॉपिक स्टार्ट किया था इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेस्टमेंट फंक्शन, जिसमें हमने बेसिकली क्या कहा था। हमने कहा था कि एक्सपेंडिचर क्या होती हैं, इन्वेस्टमेंट्स क्या होती हैं, ठीक है। किस तरीके से बिजनेसेस जो है ना अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब जरूरी तो नहीं है कि हर बंदा जो है ना सेविंग की तरफ जाएगा। ऑब्वियसली कुछ लोग जो है ना क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, पैसे पुट करते हैं, एसेट्स वगैरह परचेज करते हैं। तो ये भी हमारे पास क्या है, काइंड ऑफ हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट है, जो हमारे पास पैसे क्रिएट करते हैं और इकोनॉमी में इसकी वैल्यू ऐड होती है। लेकिन अगर इसके मुकाबले में हम देखें तो वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे हमारे पास सिर्फ यही सिचुएशन नहीं होती कि हम सिर्फ इस चीज़ का जिक्र करें कि हमारे पास जो है ना पैसे आ रहे हैं, पैसे जा रहे हैं। तो हमें इन चीज़ों को भी कंसिडर करना पड़ता है, इन चीज़ों को भी देखना पड़ता है। लेकिन अगर हम इसमें यहाँ पे बात करते हैं, हमने कहा था कि अगर एक एसेट है जो ऑलरेडी हमारे पास एक बंदे ने परचेज कर लिया और फिर उसको दोबारा रीसेल करता है, ठीक है। तो रीसेल करने से कोई इकोनॉमी को बेनिफिट नहीं मिल रहा होता, ना ही इकोनॉमी में कोई एडिशन आ रही होती है। क्यों एडिशन नहीं आ रही? क्योंकि जस्ट ओनरशिप चेंज होगी। लेट्स से मैंने गाड़ी खरीदी, फर्स्ट टाइम मैंने जो है ना शोरूम से निकलवाई, तो ठीक है, मैंने वहां से परचेज कर ली, बिजनेस को बेनिफिट मिल गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, फ्रेंड को सेल आउट कर रहा हूँ। तो फ्रेंड को मैं सेल आउट कर रहा हूँ तो कंपनी को तो कुछ नहीं मिल रहा ना, ठीक है। सिर्फ ओनरशिप चेंज हो गया, पहले मेरे पास थी, अब उसके पास वो गाड़ी चली गई है। तो इसलिए हम कहते हैं कि हमारे पास इन चीज़ों को हम इन्वेस्टमेंट में कंसिडर नहीं करते, बल्कि इन्वेस्टमेंट बेसिकली हमारे पास मेन चीज़ वो है, ठीक है, कि लोग जहाँ पे हमारे पैसे इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, और फिर वहां से जो बेनिफिट हासिल करते हैं, तो इकोनॉमी इस चीज़ को कंसिडर करती है। फिर हमने कहा था कि इन्वेस्टमेंट फंक्शन किस तरीके से काम करता है। तो हमने कहा था कि हमारे पास जो है ना आ जाता है कि इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होती है जहाँ पे हमारे पास नेशनल इनकम क्या होता है कि हमारे पास जो है ना उसमें ज्यादा हो जाती है, नेशनल इनकम ज्यादा होती है। तो उसके साथ हमारे क्या करते हैं, हम कहते हैं कि यार इन्वेस्टमेंट का पोर्शन भी हमारे पास ज्यादा होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि लोग क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा पैसे यूटिलाइज करना शुरू कर देंगे। तो इसके लिए हमने क्या कहा था कि हमारे पास आई इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ वाई, ठीक है। सो आई हमने कहा था कि इन्वेस्टमेंट हो गई, आई ओ हमारे पास हो गया, क्या हो गया, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट हो गई। और प्लस हमने कहा था कि हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे जो है ना नेशनल इनकम आउटपुट हो जाएगा। और फिर हमने एम के लिए कहा था मार्जिन प्रोपेंसिटी है टू इन्वेस्ट, कि कितना वो इन्वेस्ट कर रहे हैं बिजनेस में। तो यहाँ तक हमने पढ़ा था। हमने कहा कि जो है ना इसमें दो कैटेगरीज के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। तो पहली कैटेगरी हमारे पास आ जाती है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट बेसिकली हमारे पास क्या है, वो ये आइडिया है कि आप एक खास अमाउंट जो है ना इन्वेस्टमेंट के लिए रखते हो, चाहे आपकी इनकम बढ़े या कम हो, आप उसको कभी भी चेंज नहीं करते। इन्वेस्टमेंट ज्यादा थी, आप जो है ना फिर भी इनकम आपकी ज्यादा हो गई, आप जो है ना इन्वेस्टमेंट कम नहीं कर रहे, आपकी इनकम कम हो गई, फिर भी आप उसको रोक नहीं रहे। कौन सी चीजें आ जाती है, जैसे हमारे पास जो है ना हॉस्पिटल स्कूल हो गए। अब हॉस्पिटल सरकार बना रही है, तो सरकार अगर बहुत ज्यादा अर्न कर रही है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो क्या करेगा कि एक अस्पताल जो है ना वो 10 करोड़ में बनता है, तो अब वो उसको जानबूझ के क्या करते, 20 करोड़ उस पर लगाना शुरू करते हैं। नहीं, जो उसके लिए अलॉटेड है, जिसमें वो बन रहा है, क्योंकि अब वो उसी तरीके से उसमें इन्वेस्टमेंट करे। तो इसलिए कहता है कि autonomous investment is a part of investment expenditure which remains unaffected with an increase or decrease in national income of a country. This is generally done with intentions of earning. This is not earning, ठीक हो गया, that is earning, ठीक है। इस बुक में ऑलरेडी मैंने कहा कि कुछ मिस्टेक्स हैं यहाँ पे हमारे पास, ठीक है। सो अर्निंग मोर इनकम और प्रॉफिट। By and large, this investment is initiated by government for welfare maximization such as infrastructure, school, hospital, etc. In a nutshell, autonomous investment is independent of income, कि वो इंडिपेंडेंट से है हमारे पास इनकम से। एक जरूरत की चीज है, अस्पताल है तो आपको तो बनाना पड़ेगा, स्कूल्स है तो आपको बनाना पड़ेगा। तो अब गवर्नमेंट ये नहीं कर सकती, जैसे मैंने एग्जांपल दी कि गवर्नमेंट ने जो है ना अर्निंग ज्यादा होगी है, नेशनल इनकम हमारी ज्यादा होगी है, तो अब हर जगह जो है ना वो स्कूल बनाना शुरू कर दे कि नहीं बस अब हर जगह स्कूल स्कूल होंगे, क्योंकि हमने अर्निंग ज्यादा कर ली है, ठीक है। या फिर जो है ना उसकी अर्निंग कम होगी और वो कहते हैं कि नहीं हम जो है ना अस्पताल नहीं बनाएंगे, लोग मर रहे हैं, मरीज ज्यादा होते जा रहे हैं, और वो कहते हैं कि नहीं हमने नहीं जाना इसकी तरफ। तो ऐसा कोई सिचुएशन नहीं होती। तो इसलिए उन्होंने इसकी जो है ना क्या किया, इलिस्ट्रेशन अभी दी हुई है। कहता है देखिए, तो हमारे पास जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होती जा रही है, 100 मिलियन से लेके जो है ना 500 मिलियन तक चलेगी, हमारी इन्वेस्टमेंट को देखिए वो सेम, वो चेंज नहीं हो रही, बिकॉज इट इज ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, क्योंकि इनकम का उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। तो जब हम इसको फिगर में शो करेंगे, तो हमने क्या किया, वाई एक्सिस पे अपनी इन्वेस्टमेंट को शो किया, और एक्स एक्सिस पे हमने क्या कर दिया, नेशनल इनकम को शो कर दिया, ठीक है। तो कहता है कि अगर हम पहली सिचुएशन में देखें, तो हमने टेबल के अकॉर्डिंगली देखें, इन्वेस्टमेंट रिमेन अनचेंज एट 100 मिलियन रिगार्डलेस ऑफ इंक्रीज इन इनकम, नेशनल इनकम। नेशनल इनकम हमारे पास बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, लेकिन हमारे पास देखिए ये कांस्टेंट चल रहा है, सेम एज इट इज हमारे पास हमारी इन्वेस्टमेंट इसमें चल रही है। इन ग्राफ हॉरिजॉन्टल इन्वेस्टमेंट कर्व एक्सपोजिंग इन्वेस्टमेंट इंडिपेंडेंट टू द इनकम, ठीक है, इंडिपेंडेंट है, देखिए तो इनकम बढ़ती जा रही है, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं आ रहा, इन्वेस्टमेंट की लाइन हमारे पास स्ट्रेट रहा हो रही है।
A shift in autonomous investment from IO to I star ego can be observed due to various exogenous factors like substantial changes in public development programs. ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें हमारे पास शिफ्ट नजर आ रहा है, हमने कहा कि ये देखिए यहाँ पे मूव हो गया, ठीक है, इनके दरमियान हमारे पास डिस्टेंस आ गया, तो वो हमारे पास जो है ना कुछ और फैक्टर्स हो सकते हैं, लेकिन इनकम उसका सोर्स नहीं है। ठीक है, एक्सोजेनस फैक्टर, अदर फैक्टर हमारे पास इंडिपेंडेंट फैक्टर्स है जो इसको इफेक्ट करे, जैसे हमारे पास जो है ना पब्लिक डेवलपमेंट प्लान्स हो गए, गवर्नमेंट आ गई, ठीक है, तो गवर्नमेंट ने जो है ना अपने प्लान में ये रखा था कि हम जो है ना हॉस्पिटल्स वगैरह जो है ना कंस्ट्रक्शन करेंगे उसकी, या उन्होंने कहा था कि हम जो है ना क्या करेंगे स्कूल्स वगैरह के ऊपर फोकस करेंगे, तो अब वो एक अलग बात है जो उसको इफेक्ट करेगी, लेकिन बेसिकली इनकम हैज नो इफेक्ट ऑन इट। इसके ऑपोजिट में हमारे पास एक और आ जाता है, दैट इज इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, जो सेकंड हमारे पास टाइप कैटेगरी है उसकी, कहते हैं कि दिस इन्वेस्टमेंट इज डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन द कंट्रीज नेशनल इनकम। इन अदर वर्ड्स सच इन्वेस्टमेंट वेरिएशन विद वेरिएशन इन इनकम, कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाती है आपकी इन्वेस्टमेंट इसमें बढ़ना शुरू हो जाती है, जैसे जैसे इनकम कम होती जाएगी इन्वेस्टमेंट कम होना शुरू हो जाएगी। जैसे अगर आप देखो तो आपकी जो है ना इंडस्ट्रीज है, इंडस्ट्रीज ग्रो कर रही हैं, बिजनेसेस एक्सपेंड हो रहे हैं, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, मजीद पैसे वहां पे लगाएगी और जो है ना अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करेगी। मोटरवे सक्सेसफुल हो गया, देख लिया कि बिजनेसेस प्रमोट हो रहे हैं, गवर्नमेंट क्या करेगी, मजीद पैसे लगा के मजीद जो है ना ट्रांसपोर्टेशन को बेहतर बनाएगी। क्या हुआ, हमारे जैसे जैसे इनकम बढ़ती गई हमने अपने एक्सपेंडिचर को बढ़ाना शुरू कर दिया। तो इस सिचुएशन में जब हम इसको जो है ना क्या करेंगे, ग्राफ देखेंगे, तो ग्राफ में हम देखें तो नेशनल इनकम हमारे पास बढ़ती जा रही है, हमारे पास ग्राफ में देखें इंक्रीज आता जा रहा है जैसे हमारे पास सप्लाई में आता जाता है। ठीक है, और इन्वेस्टमेंट हमारी बढ़ती जा रही है, तो सिचुएशन क्या हो रही है, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज, हमारे पास जो है ना हमारे जो है ना वहाँ पे नेशनल इनकम भी इंक्रीज हो रही है, दोनों हमारे पास क्या करें जो है ना इंक्रीज शो कर रहे हैं। ठीक है, सो कहते हैं कि वी सी दैट इंक्रीज from 10 million to 50 million as income increases from 100 million to 500 million, कि हमारे पास 10 मिलियन से 50 मिलियन तक आपकी इन्वेस्टमेंट गई, ठीक हो गया, जब हमारे पास क्या हुआ, हमारी इनकम 100 से 500 मिलियन हो गई। Positively sloped investment curve represent investment directly dependent on income. However, a shift induced investment from I1 to I2 can be observed due to various exogenous factors like interest rate and social factors. कहते हैं कि यहाँ पे ये तो हमारे पास स्ट्रेट लाइन वही जो है ना कनेक्शन था, एक में इंक्रीज आ रहा है दूसरा में इंक्रीज चलता जा रहा है, दोनों स्ट्रेट लाइन में हमारे पास चलते गया, इंक्रीज चलता गया, पॉजिटिव रिलेशनशिप का। और जब हमने कहा कि हमारे पास यहाँ पे ये जो कर्व आया हुआ है, तो हमने क्या कहा कि हमारे पास जब अदर फैक्टर्स चेंज हो जाते हैं तो उसकी वजह से हमारे पास जो है ना कर्व्स आते हैं, शेप्स आते हैं। ठीक है, वहां पे हमारे पास जो है ना हमारे जो है ना स्लोप्स वगैरह इफेक्ट नहीं होते, बल्कि हमारे पास क्या होता है, वहां पे हमारे पास जो है ना इंक्रीज आता जाता है और हमारे पास जो है ना जो शेप्स आते हैं वो इनवर्ड या आउटवर्ड की तरफ मूव होना शुरू हो जाते हैं। और वो फैक्टर्स कौन से हैं, इंटरेस्ट रेट आपके मुल्क में बढ़ गया तो क्या होगा, लोगों के पास पैसे कम रहेंगे। ठीक है, वो जो इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, ऑब्वियसली आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट कम होगी। ठीक है, सोशल फैक्टर्स हैं, सोसाइटल चेंज आ गया, रिक्वायरमेंट्स चेंज होगी, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको जो है ना उन चीज़ों की अब जरूरत नहीं पड़ रही, तो फिर आप वहाँ पे इन्वेस्टमेंट पुट नहीं करते। सो ये हमारे पास बेसिक दो कैटेगरीज थी जिसके बारे में हमने जिक्र किया कि हमारे पास इन्वेस्टमेंट पुट की हो सकती है या इन्वेस्टमेंट हमारे दो टाइप्स की हो सकती है। नेक्स्ट हमारे पास डिटर्मिनेंट्स कौन कौन से हैं जो है इन्वेस्टमेंट पे जो है ना इफेक्ट करते हैं, कौन सी मेन चीजें जो है इन्वेस्टमेंट में रोल प्ले करती हैं। तो अकॉर्डिंग टू कीनीज कहता है कि टू कोर डिटर्मिनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट फंक्शन, पहला हमारे पास मार्जिन एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल एंड सेकंड मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट। जैसे हमने एक्सोजेनस फैक्टर्स के बारे में जिक्र किया, तो हमारे पास इन चीजों का इफेक्ट पड़ता है जो क्या कर रहे हैं हमारे इन्वेस्टमेंट के ऊपर डिपेंडेंट है। So कहते हैं कि Kinney's analysis about these determinants have provided sound basis for macroeconomic analysis. According to Kinney's, while making new investment, people focus on two factors, such that market rate of interest and market expected rate of return. ठीक है, दो मेन चीजें हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो ये है कि अगर आपको जो है ना बैंक, जैसे अब फर्दर स्टडी से हम कहते हैं कि यार इंटरेस्ट जो है ना लोग अर्न करते हैं, बैंक में पैसे रखते हैं उस पर इंटरेस्ट अर्न करते हैं, तो उसके बेसिस पे अगर हम देखें तो उस परस्पेक्टिव से कहते हैं कि मार्केट में आपको इंटरेस्ट रेट कितना मिल रहा है। अगर आप एक बिजनेस में पैसे लगाते हो आपको वहां से 10,000 रुपए मिल रहे हैं और आपको जो है ना बैंक में वही पैसे रखवाते हो और आपको वहां पे 12,000 रुपए मिल रहे हैं, तो यू शुड गो फॉर द इंटरेस्ट। ठीक है, कि बजाय इसके कि आप इन्वेस्टमेंट करें इतना रिस्क और आपको इतने कम पैसे मिल रहे हैं, तो फिर आप रिस्क क्यों ले रहे हो। बैंक तो आपको इंटरेस्ट जो है पे कर रहा है और वो आपके पास क्या है, रिस्क फ्री रेट है। ठीक है, उसमें कोई किसी किस्म का रिस्क नहीं है, आपकी जो है ना कांस्टेंट अर्निंग्स आ रही है, आपको जो है ना एक स्टेबल इनकम मिल रही है। बिजनेस में तो आपके पास लॉस की चांसेस भी हो सकते हैं। ठीक है, तो वहां पे हमारे पास क्या करते हैं, ये चीजें हमारे जो है ना क्या करती है, बहुत ज्यादा जो है ना इफेक्ट करती है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो है ना हमारे पास इंटरेस्ट रेट का भी इफेक्ट पड़ता है और फिर एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, क्या हमारे पास एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न जो बिजनेसेस हमें अर्न करके दे रहे हैं वो कितना करके दे रहे हैं। तो
तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि दो चीजों के ऊपर बड़ा एम्फेसाइज होता है, ठीक है, दो मेजर डिटरमिनेंट्स हमारे पास इसमें शामिल होते हैं। So कहते हैं कि they will be ready to make investment only when their MEC remains greater than the market rate of return। इसके हमारे पास मार्जिनल या एक्सपेक्टेड जो एफिशिएंसी कैपिटल है या हमारे पास एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न हमें मिल रहा है, जब वो ज्यादा होगा तभी आप इन्वेस्टमेंट करोगे, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी 10,000 12,000, जब आपको बिजनेस क्या कर रहा है 12,000 दे रहा है और बैंक आपको 10,000 दे रहा है, तो फिर आप कहोगे कि यार रिस्क ले लो, इससे ज्यादा बेहतर है, मुझे रिटर्न तो ज्यादा मिल रहा है ना। और जब आप रिस्क भी ले रहे हो, आपको बैंक से स्टिल कम इंटरेस्ट मिल रहा है, रेट रिटर्न मिल रहा है, तो फिर आप कहोगे कि मैं रिस्क क्यों एज्यूम कर रहा हूँ, इससे बेहतर है कि मैं क्या कर लेता हूँ कि इंटरेस्ट जो है ना गेन कर लेता हूँ और बाकी जो है ना जो इन्वेस्टमेंट मैंने किया रिटर्न्स को अवॉइड कर लेता हूँ। इसी की सेम एग्जांपल दी हुई है, कहता है कि जैन के पास 1,00,000 रुपीज है, ठीक है, उसने जो है ना वो क्या करना चाहता है, एक वेंचर बिजनेस में जो है ना स्पेंड करना चाहता है और वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि 6% उसको इंटरेस्ट रिटर्न मिलेगा, रेट ऑफ रिटर्न उस बिजनेस से मिलेगा, ठीक है। और उस टाइम पे कहता है कि इंटरेस्ट रेट हमारे पास क्या चल रहा था, बैंक ऑफर कर रहा है 4%। तो जैन क्या करता है, अगर यही पैसे बैंक से लेके क्या कर देता है, उसको इन्वेस्ट कर देता है, ठीक है, तो क्या हुआ कि बैंक को वो रिटर्न कम करेगा, अर्निंग ज्यादा कर रहा है, तो 2,000 रुपए एक्स्ट्रा अर्न करे या 2% एक्स्ट्रा अर्न करे, ठीक है। तो अगर कहता है कि इंटरेस्ट रेट हमारे पास 8% हो जाता है, ठीक है, और वो क्या कर रहा है कि बिजनेस से 6% अर्न कर रहा है, तो जो कमा रहा है वो तो सारे के सारे दे रहा है, लेकिन एक्स्ट्रा अमाउंट भी वो क्या करेगा, बैंक को पे करेगा, तो फिर तो वो 2,000 का नुकसान कर रहा है, ठीक है। तो दिस सिचुएशन विल डिस्करेज पीपल टू बोरो व्हिच लीड्स टू फॉल इन द इन्वेस्टमेंट। इसी सिचुएशन की वजह से क्या हो जाएगा कि वो उसको जो है ना डिस्करेज करेगा, वो कहेगा कि यार नहीं, मैं जो है क्या करता हूँ, बारो नहीं करता, ठीक है, क्योंकि मैं तो सारे के सारे पैसे उसी को दे रहा हूँ, तो मैं क्यों कर्जा लेके उसको दूं, अपने जेब से भी पैसे लगा रहा हूँ, तो वो तो मेरे लिए बेनिफिशियल नहीं हुआ। इसलिए कहता है कि सपोजिंग सम अदर सिचुएशन Zen has decided to invest his own capital, वो अपने पैसे लगाता है with expected return of 6% while market rate of interest is 4%, inducing him a profit of 2,000। और अगर ये अपने पैसे लगा रहा है, बारो नहीं कर रहा, तो फिर बिजनेस क्या कर रहा है, उसको 2,000 रुपए करके दे रहा है कि नहीं कर रहा है, या 2% ज्यादा कमा के दे रहा है कि नहीं कर रहा है। और सेम सिचुएशन हो जाए कि मार्केट इंटरेस्ट उसको 8% मिल रहा है, ठीक है, तो क्या हो रहा है, वो लॉस कर रहा है कि नहीं कर रहा, उसको बिजनेस स्टार्ट करने की जरूरत ही नहीं, उसको सिंपली बैंक में पैसे रखवा देने चाहिए थे और वो 2,000 रुपीज अर्न करता। इसलिए कहते हैं कि लाइक एवरी रेशनल एंटरप्रेन्योर he will keep his deposit with bank to get attractive return। तो वो बैंक में पैसे रखवाता, बजाय इसके कि वो अपने पैसे बिजनेस में लगा के अपने लिए रिस्क एज्यूम करता और फिर एक जो है ना अनसर्टेन सिचुएशन को वो फेस करता। तो इसीलिए बिजनेसेस क्या करते हैं, इस चीज को एज ए रेशनल इवेलुएट करते हैं कि वो किसकी तरफ जाए, इंटरेस्ट रेट की तरफ या फिर हमारे पास आपकी जो है ना रिटर्न की तरफ जाए। इन शॉर्ट अगर हम देखें, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल हमारे पास अकॉर्डिंग टू किनीज क्या हुआ, कहता है कि मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट रिमेन्स कांस्टेंट इन शॉर्ट टर्म, कि हमारे पास मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट रिमेन कांस्टेंट होगा, ठीक है, वो वेरी नहीं करेगा। अगर वेरी करते तो फिर तो सिचुएशन चेंज हो गई है ना, क्योंकि आपके पास ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, तो इसलिए हम कहते हैं कि वो हमारे पास क्या होगा, वो चेंज नहीं होगा। एंड सेकंड, हम क्या कहते हैं कि देयर फॉर इट इज द एमबीसी वी डिटरमाइन द लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी, और यही चीज हमें फिर बताती है कि रिटर्न हमें ज्यादा मिल रहा है, कम मिल रहा है, इसी की बेसिस पे उतनी ही इन्वेस्टमेंट हमारे मुल्क में आएगी। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो कहता है कि थोड़ा सा इसने स्ट्रिक्ट डिफिकल्ट वर्ड्स इन्होंने चूज किए हैं, ठीक है। कहता है कि मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल इज द डिस्काउंट rate which makes the present value of the prospective yield from the capital asset equal to its supply price। ठीक है, कि वो आपको क्या करना पड़ता है कि डिस्काउंट रेट, कि आपको आप जो है ना क्या रेट आज मिलने वाला है, ठीक है, उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है और आज आप कितना रिटर्न उसके ऊपर गेन कर रहे हो जो आप वहां पे पैसे लगा रहे हो, ठीक है। तो अगर आपके पास जो है ना सिंपल अगर हम डेफिनेशन देखें तो हमारे पास डिफरेंस बिटवीन हमारे जो है ना आपने जो इन्वेस्टमेंट की है और जितना अर्न कर रहे हो, ठीक है, या इंटरेस्ट रेट के दरमियान जो डिफरेंस है उसको भी हम मार्जिनल एफिशिएंसी कहते हैं, कि आप कितना अर्न कर रहे हो, आप उसको देखते हो कि मैं अगर लोन लेता हूँ तो मुझे कितने पैसे जो है ना पे करने पड़ेंगे, ज्यादा अर्न कर सकता हूँ उसके ऊपर या कम कर सकता हूँ, या फिर अगर अपने पैसे लगाता हूँ तो मुझे ज्यादा बेनिफिट है, या फिर बैंक में रख दवा देता हूँ और मुझे वहां से रिटर्न ज्यादा मिल रहा है। सेकंड चीज हमारे पास है मार्केट रेट ऑफ रिटर्न। Market rate of interest is the rate at which firms or household must pay for funds in the present, which will be paid back in the future. This rate is expressed as a percentage of principal। ठीक है, कि हमारे पास क्या मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट ये होता है ना कि फर्म्स या हाउस होल्ड लोग जो है ना क्या करते हैं, कुछ कुछ पेमेंट्स उनको करते रहते हैं, ठीक है, उनको जो है ना कुछ अमाउंट जो है ना मिलती रहती है, बैंक में पैसे रखवा लिए 10 लाख रुपए 20 लाख रुपए आपने रखवा लिए हैं तो कुछ अर्से तक वो बंद रहेंगे और फिर उसी के जितने पैसे आपने रखवाए हैं उसी के परसेंटेज के हिसाब से आपको इंटरेस्ट मिलता रहता है और आप उतना ही रिटर्न अर्न करते हो, ठीक है। तो ये हमारे पास सिंपली क्या हो जाता है, हमारे पास बताता है कि मार्केट रेट ऑफ रिटर्न है।
तो एमएससी को अगर हम इसको स्केड्यूल में देखें तो हमारे पास सिंपल से कॉन्सेप्ट है इसका भी, कहते हैं एमएससी स्केड्यूल इज अ कर्व रिप्रेजेंट एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट्स एंड इन्वेस्टमेंट। ठीक हो गया कि इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट दोनों का हमारे पास क्या है, ऑब्वियसली डायरेक्ट एसोसिएशन हमने देखा, तो हमें उसके साथ देखना पड़ता है कि हमें किस तरीके से इन चीज़ों को जो है ना लेकर जाना होगा। हमने देखना होगा कि कौन सी कॉम्बिनेशन जो है ना देखनी है कि हमारे इंटरेस्ट रेट बढ़ता जाता है तो हमें इन्वेस्टमेंट कितनी करनी है। यहाँ पे बुक में अगेन वही मिस्टेक्स है हमारे पास, दोनों साइड पे उन्होंने इंटरेस्ट रेट को लिखा हुआ है। बेसिकली हमारे पास जो है ना वाई एक्स एक्सिस पे हमने क्या करना है, इन्वेस्टमेंट को देखना है, वाई पे हमने क्या किया, इंटरेस्ट रेट को देखना है। ठीक है, तो जैसे जैसे अगर आप देखें तो यहाँ से भी आपको अंदाजा लगाया जा सकता है, आई फॉर इन्वेस्टमेंट, स्मॉल आई फॉर इंटरेस्ट रेट। ठीक है, तो हमने क्या कहा कि हमारे पास अगर देखें तो क्या हो रहा है कि हमने कहा कि इंटरेस्ट रेट ज्यादा है। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, इन्वेस्टमेंट कम होगी कि नहीं होगी। ठीक है, तो I1 हो गया। इंटरेस्ट रेट हमारे पास क्या हुआ, कम हो गया, तो हमारे पास इन्वेस्टमेंट क्या होगी, इंक्रीज होगी है कि नहीं होगी। ठीक है, तो सेम अगर हमारे पास देखें कि हमारे पास जो है ना रिटर्न ज्यादा मिलना शुरू हो गया है, मार्केट रेट ऑफ रिटर्न हमें ज्यादा मिलना शुरू हो गया, तो हम क्या करेंगे, ज्यादा इन्वेस्ट करना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास शिफ्ट्स आना शुरू हो जाएंगे अदर फैक्टर्स की वजह से। तो अब क्या कहता है कि एमएससी schedule shows the total level of investment which will take place in the economy at each level of interest rate। ठीक है, each level of interest rate पे हमने देख लिया। फिर कहता है कि हमारे पास क्या हुआ कि ग्राफ डाउनवर्ड स्लोप ऑफ एमईसी शोज द इनवर्स रिलेशनशिप, क्योंकि इनवर्स रिलेशनशिप है, इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा इन्वेस्टमेंट कम होगी, इंटरेस्ट रेट कम होगा हमारे पास इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगी। क्यों ज्यादा होगी, लोगों के पास हमने देखा कि पैसे ज्यादा होंगे और वो इजीली इन्वेस्टमेंट कर सकेंगे, और जब लोगों के पास पैसे नहीं होंगे, डिस्करेज हो जाएंगे, तो फिर वो कहाँ से इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो इसीलिए नेगेटिव रिलेशनशिप है। सो कहता है कि हमारे पास रिलेशन बिटवीन एमएससी एंड लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट इन कंट्री इन अ गिवन टाइम, वही टाइम ड्यूरेशन जो हमने कहा कि वो उसमें देखेंगे। अब मूवमेंट अलोंग एमएससी कर्व फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, ठीक है, कि ए से बी के दरमियान जो हमारे पास यहाँ पे मूवमेंट हो रही है, रिप्रेजेंट द पीपल इंक्रीज लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट एज मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीजेस एक्सट्रैक्टिव एक्सपेक्टेड रिटर्न्स, कि मार्केट रेट ऑफ रिटर्न हमारे पास क्या हुआ, इंटरेस्ट रेट हमारे पास क्या हुआ, वो हमारे पास कम हो गया। तो लोग अपॉर्चुनिटी को फायदा क्यों ना उठाएं, वो जो है ना ए की पोजीशन के ऊपर क्यों है, वो क्या करेंगे, वो अपने इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करना शुरू कर देंगे, और दैट इज व्हाई I1 से इन्वेस्टमेंट हमारे पास कहाँ चली गई है, I2 की तरफ मूव हो गई है। ठीक है, तो इस तरीके से एमएससी कर्व हमारे पास वर्कआउट करता है। क्यों हमारे पास ये चीजें नेगेटिव स्लोप पर शो हो रही हैं, तो इसकी दो रीजन हैं। पहली रीजन में क्या कहा, कहता है कि ड्यू टू इंक्रीज इन द लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट demand for capital goods increases and then cost of capital of goods too, supply price of capital। ठीक है, कि हमारे पास क्या हो, जब आपके पास लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो जाएगी तो आपके पास जो है ना डिमांड भी बढ़ेगी। क्यों, क्योंकि आपके पास हर बंदा जो है ना बिजनेस में इन्वेस्ट करे तो उनको भी चीजें चाहिए होंगी, प्रोडक्शन करेंगे उसके लिए, तो उससे क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल उसकी बढ़ना शुरू हो जाएगी गुड्स की, तो सप्लाई प्राइस आपके पास इंक्रीज होगी कैपिटल की। दूसरा, ज्यादा लोन लेंगे तो क्या होगा, बैंक के पास अब इतने ज्यादा पैसे तो नहीं है कि हर तीसरे दूसरे बंदे को वो देता जाए और वो इंटरेस्ट रेट मेंटेन कर सके, तो ज्यादा डिमांड होगी, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, प्राइसेस भी इंक्रीज होना शुरू हो जाएंगी, तो इसलिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, और फिर उसके बाद कहता है कि सप्लाई इंक्रीजेज इन प्रोडक्ट मार्केट along with an increase in investment which causes a fall in the price of product। और फिर दूसरी बात, हमारे पास सप्लाई बढ़ गई ना, हर दूसरा बंदा जो है ना अगर पिज्जा बनाना शुरू करते हैं, तो जब सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, प्राइसेस आपके पास कम हो जाएंगी, फिर लोग कहेंगे कि यार मार्जिन कम होते जा रहे हैं, हमें कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा, तो फिर क्या होगा। ठीक है, तो सिचुएशन हमारे पास क्या होगी, वो चेंज हो जाएगी। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं कि हमारे पास जो एमएससी कर्व है वो नेगेटिव स्लोप क्यों आ रहा है, वो टू रीजन की वजह से आ रहा है। कौन सी रीजन, एक तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि जब हर बंदा इन्वेस्टमेंट की तरफ जाएगा तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी, इंटरेस्ट रेट बढ़ना शुरू हो जाएगा, और दूसरा हमने क्या कहा कि हमारे पास सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी तो चीजों की कीमतें कम हो जाएंगी, जब चीजों की कम कीमतें हो जाएंगी तो क्या हो जाएगा, रिटर्न्स कम हो जाएंगे, तो रिटर्न्स जब कम हो जाएंगे तो उसकी वजह से क्या मसला बनेगा कि हमारे पास जब रिटर्न डाउन होना शुरू हो जाएगा, बेनिफिट नहीं रहेगा, प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे, प्रॉफिट्स कम होंगे, व्हाई पीपल विल इन्वेस्ट, तो फिर इंटरेस्ट की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे, बैंक में पैसे रखवाना शुरू कर देंगे। तो हमारे पास रीजन क्या है, शिफ्ट क्यों आते हैं एमएससी में, तो कहता है कि शिफ्ट इन एमएससी रिजल्ट इन चेंज इन द लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट ड्यू टू चेंज इन फैक्टर्स अदर देन मार्केट इंटरेस्ट। ठीक है, जैसे हम प्राइस में वहां पे जिक्र कर देते हैं डिमांड सप्लाई में कि प्राइस के अलावा जो फैक्टर्स होते हैं, तो सेम इंटरेस्ट के अलावा जो हमारे पास फैक्टर्स में चेंज आते हैं, तो उसकी वजह से शिफ्ट्स आते हैं। So if business gets more attractive in future, people will invest more even at high interest rates as they are expecting returns better than prevailing interest rate। ठीक है, कि वो ज्यादा अर्न कर रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं कि वो वहां पे
एग्जिस्टिंग इंटरेस्ट रेट पे वो क्या कर रहे हैं, कहते हैं कि हाई इंटरेस्ट रेट भी हो जाए लेकिन उसको ज्यादा पैसे मिल रहे हैं तो उसकी तरफ ज्यादा जाएगा, ठीक है, बजाय बैंक में पैसे रखें। तो कहते हैं कि the above graph shifts of MEC to MEC1 expresses greater investment in prevailing interest rate, कि सेम इंटरेस्ट रेट पे हमारे पास ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो रही है। तो उसके रीजंस क्या होगी, चेंज इन सेंटिमेंट्स, ठीक है, बिजनेस लोग ऑप्टिमिस्टिक हो चुके हैं, फ्यूचर आपके पास जो है ना वो चेंज हो चुका है, ठीक है, और लोग जो है देख रहे हैं कि बिजनेस जो है ना वो ज्यादा फायदा दे रहे हैं तो वहाँ पे वो ज्यादा से ज्यादा पैसे लगाना शुरू कर देंगे, ठीक है, इन्वेस्टमेंट्स की तरफ हर बंदा जाना शुरू हो जाएगा। तो फिर आपके पास क्या हुआ कि इंटरेस्ट रेट वही था लेकिन आपके पास इन्वेस्टमेंट बढ़ गई। वेज रेट आपके पास क्या हो गया, वो आपके पास बढ़ गया, ठीक है, जब वेज रेट आपके पास बढ़ गया तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, कॉस्ट आपकी इंक्रीज होगी कि नहीं प्रोडक्शन की, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जब आपके पास बढ़ गई तो अब आपके लिए प्रॉफिट कम हो गया, प्रॉफिट कम हो गया तो आप जो है ना क्या करेंगे, बिजनेस से निकल के बैंक में पैसे रखाओगे, तो एमएससी फॉल हो जाएगा, एमएससी कर्व हमारे पास वापस शिफ्ट हो जाएगा इनवर्ड की तरफ। चेंज इन इनकम, लोगों की इनकम ज्यादा हो जाए, ठीक है, तो हमने क्या कहा कि इनकम ज्यादा हो जाएगी, ठीक है, तो कहते हैं कि थ्रू टैक्स कंसेशन टैक्सेस वगैरह कम हो गए, पैसे ज्यादा हो गए, तो हर बंदा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठाएगा कि हाँ मेरे पास अब पैसे बच रहे हैं, तो वाई टू सेव द मनी, इसकी जगह पे मैं क्या कर लूँ, इन्वेस्ट कर लूँ, मुझे रिटर्न्स मिल जाएंगे। हमारे पास पॉपुलेशन ग्रोथ, अगर हमारे पास पॉपुलेशन ज्यादा से ज्यादा बढ़ती जा रही है और उसमें जो है ना इंक्रीज आता जा रहा है तो फिर तो डिमांड फॉर गुड्स इंक्रीज होंगी, तो डिमांड को फुलफिल करने के लिए आपको सप्लाई को तो बराबर करना होगा, तो सप्लाई को जब आप बराबर करोगे तो इट मीन्स कि आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। क्वांटिटी ऑफ कैपिटल गुड्स ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस, कि अगर आपके पास जो है ना सब्स्टिट्यूट्स बहुत ज्यादा हैं तो फिर तो आपके पास कहता है कि कोई फायदा नहीं है इन्वेस्ट करने का, ठीक है, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी उसकी एक चीज इतनी ज्यादा मौजूद है तो फिर आपको क्या फायदा करेगा, ठीक है, लेकिन जैसे अब मोबाइल इंडस्ट्री है तो मोबाइल इंडस्ट्री में आपको 20,000 रेंज से 10,000 रेंज के 30,000 रेंज, लाख 2 लाख 3 लाख रुपए हर रेंज के मोबाइल फोन कैटेगरीज के हर एक स्पेसिफिकेशन की चीजें मिल रही हैं, तो फिर आपको क्या बेनिफिट मिल रहा है, आप कहाँ पे इन्वेस्ट करोगे, ऐसी कोई चीज आपको नहीं मिल रही जिसमें आप कहोगे यार हाँ ये चीज मेरे लिए फायदेमंद है तो मैं इसमें इन्वेस्ट कर लूँ, क्योंकि ऑलरेडी हर बंदे ने उस चीज को स्टार्ट किया हुआ है। टैक्स रेट्स, anything that serves to reduce the profitability of venture will reduce the MSC. Taxes on inputs or other parts of processes process will do just this, ठीक है, कि अगर आपके पास टैक्सेस बढ़ जाते हैं तो टैक्सेस बढ़ गए तो इनकम ज्यादा होगी, तो इनकम के ऊपर उतना ही टैक्स ज्यादा लगेगा, जब टैक्सेस ज्यादा लगेंगे तो आपको वो चीज फायदेमंद नहीं लगेगी, आप कहोगे इससे बेहतर है कि इंटरेस्ट ले लो उसके ऊपर जो है ना कम से कम इतना टैक्स तो मेरे ऊपर नहीं लगेगा, तो वो चीज आपके लिए फायदेमंद नहीं रहती। तो ये आपके पास क्या है, 6 फैक्टर्स हैं जो क्या करते हैं आपके जो शिफ्ट्स हैं उसको इनकर करते हैं, ठीक हो गया। इसके अलावा हम कहते हैं कि गवर्नमेंट मींस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट किस तरीके से आपकी जो है इन्वेस्टमेंट को इफेक्ट करते हैं, ठीक है, कि आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो जाए या कम हो जाए, ठीक है, कि प्राइवेट लोग उसमें इन्वेस्ट करना शुरू कर दें या प्राइवेट लोग जो है ना वो पैसे निकालना शुरू कर दें, अपने इन्वेस्टमेंट को रिड्यूस कर दें, तो उसके लिए हम क्या कहते हैं कि पहले हमारे पास आता है कंट्रोल इंटरेस्ट रेट्स, कि गवर्नमेंट किस तरीके से अपने जो है ना इंटरेस्ट रेट को कंट्रोल करती है, तो अगर वो इंटरेस्ट रेट को कम रखता है तो क्या हुआ कि इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो जाएगी, क्यों, क्योंकि हर बंदा पैसे लेगा और पैसे सर्कुलेशन में आना शुरू हो जाएंगे और इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो जाएगी, और अगर लोगों के पास जो है ना पैसा इकोनॉमी में ज्यादा होना शुरू हो गया तो गवर्नमेंट क्या करेगी, इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज कर देगी, और इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होने की वजह से क्या हो जाएगा, लोगों के पास पैसे कम रह जाएंगे और आपके पास इन्वेस्टमेंट डिस्करेज हो जाएगी। सेकंड मीन हमारे पास क्या है, कहता है कि प्रोवाइड डायरेक्ट इंकरेजमेंट टू इन्वेस्टिंग फर्म्स, ठीक है, कि गवर्नमेंट्स आपको जो है ना क्या करती है, कोई ग्रांट्स वगैरह प्रोवाइड करती है, ठीक है, या फिर आपके लिए जो है ना कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट को कम कर देती है, ठीक है, जैसे प्रीवियस गवर्नमेंट ने किया था कि आपके लिए जो है ना इंसेंटिव्स कर दिए थे, जो बिजनेसेस की तरफ आते थे उनको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की, ट्रेनिंग्स प्रोवाइड की, ऑनलाइन बिजनेसेस और इन चीज़ों को प्रमोट किया गया, अमेजॉन ट्रेडिंग और ये सब कुछ जो है ना प्रमोट करने लगी, तो गवर्नमेंट अगर इस तरीके से लोगों को इन्वेस्ट कर जो है ना इंकरेज करती है कि वो बिजनेसेस की तरफ आए, स्मॉल बिजनेसेस डेवलप करें, तब भी आपके पास इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो सकते हैं टैक्सेस वगैरह को कम करके। सीक टू स्टिमुलेट बिजनेस कॉन्फिडेंस, ठीक है, कि वो जो है ना किस तरीके से गवर्नमेंट क्या कर ले, अनाउंसमेंट कर ले, ठीक है, इकोनॉमिक पॉलिसी बना ले ग्रोथ के लिए, तो क्या होगा कि वो अपने जो है ना ग्रोथ और उस चीज को मेंटेन करने के लिए क्या करेगी, वो जो है ना अपनी पॉलिसी ऐसे बनाएगी कि कॉन्फिडेंस जो है ना बिजनेस जो है ना ज्यादा हो जाए और वो लोग ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करें। और अगर गवर्नमेंट क्या करिए बार बार अपनी पॉलिसी चेंज कर रही है, कभी टैक्सेस बढ़ा रही है, कभी जो है ना ड्यूटीज जो है ना डिक्रीज कर रही है, कभी क्या कर रही है, तो इनस्टेबल जो है ना सिचुएशन आपके पास जब होगी तो अनस्टेबल सिचुएशन में आपके पास क्या होगा, आपके पास जो है बिजनेसेस कॉन्फिडेंस लूज कर देंगे और वो अनप्रेडिक्टेबल होंगे फ्यूचर के बारे में कि मैं जो आज रिटर्न अर्न कर रहा हूँ क्या मैं कल अर्न कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता, तो वो जो है ना उसके लिए सोर्स ऑफ डिस्करेजमेंट बन सकता है।
इनकरेज टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स, कि वो जो है ना टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि इनोवेशन की तरफ जाए, न्यू जो है ना एजुकेशन उनको दे, फिर गया उनको जो है बिजनेस, जैसे आपके पास है बीए बीबीए और इस किस्म की जो डिग्रीज है प्रोग्राम है, इनको इनकरेज किया जाए कि यार आप जो है ना जो डिग्रीज वगैरह कर रहे हो दैट इज फॉर द सेक ऑफ स्टार्टिंग योर ओन स्टार्टअप्स। ठीक है, तो स्टार्टअप्स को प्रमोट करना, अपने प्राइवेट बिजनेसेस को लेकर आना, उनको जो है ना फाइनेंसिंग स्कीम्स प्रोवाइड करना, लोन्स और ग्रांट्स प्रोवाइड करना, तब क्या होगा आपके पास जो है ना रिसर्च एंड डेवलपमेंट ज्यादा होती जाएगी, इनोवेशन आती जाएगी, और आपके पास जो है ना क्या होगा इन्वेस्टमेंट ज्यादा होंगे। इन्फ्लुएंसिंग द वॉल्यूम ऑफ कंजम्पशन, ठीक है, क्या कि कंजम्पशन वॉल्यूम अगर आपके पास बढ़ जाता है, ठीक है, सो कहते हैं कि समटाइम गवर्नमेंट इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस द लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट, किस तरीके से करता है कि पॉलिसी टू कंट्रोल ग्रोथ इन द मनी सप्लाई would help in trade control and would in turn affect consumer spending, especially in consumer durable goods. Changing in consumption affects investment levels with influence of the accelerator. ठीक है, कि आपके पास क्या है कि गवर्नमेंट इनडायरेक्टली आपके जो है ना क्या कर रही है कि कंजम्पशन पैटर्न को भी इफेक्ट करी, इन्वेस्टमेंट को इफेक्ट करी, अगर गवर्नमेंट क्या कर देता है मनी सप्लाई को कंट्रोल कर देता है, ठीक है, कि ग्रोथ को जो है ना वो क्या करना चाहता है कि वैसे स्ट्रेटजीज बना ले कि आपकी इकोनॉमी जो है ना कंट्रोल हो जाए, ग्रोथ अगर आपकी इकोनॉमी में आती है तो उससे क्या हो जाता है इन्फ्लेशन भी आती है, ठीक है, तो अगर उस चीज को ये कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं और आपके पास जो है ना क्रेडिट कंट्रोल सिस्टम और प्रोसीजर्स वगैरह लेकर आता है, तो क्या होगा लोगों की जो है ना स्पेंडिंग कम होगी, ठीक है, अब आपके जो है ना घर वगैरह के ऊपर टैक्सेस लगा दिए, गाड़ी के ऊपर टैक्सेस लगा दिए, तो इस किस्म की जहाँ पे आप जो है ना बिग एसेट्स या एक्सपेंडिचर करते हो वहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या कर दिया आपको रिस्ट्रिक्ट कर दिया, आपके अफोर्डेबिलिटी से वो चीज निकल रही है, तो फिर क्या होगा कि वहां पे लोग जो है ना क्या करना शुरू कर देंगे, कंजम्पशन जो है ना वो पैटर्न चेंज होना शुरू हो जाएगा, और जब कंजम्पशन पैटर्न चेंज होना शुरू हो जाएगा तो क्या होगा इन्वेस्टमेंट के लेवल भी आपके पास इफेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। गवर्नमेंट स्पेंडिंग, कि आपके पास गवर्नमेंट अगर क्या करती है कि हाई स्पेंडिंग इन इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट्स डिमांड व्हिच स्टिमुलेट्स इन्वेस्टमेंट बाय प्राइवेट सेक्टर, कि हाई गवर्नमेंट की स्पेंडिंग जो इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ होती है, ठीक है, रोड्स बिल्डिंग ब्रिजेस और चीजों की तरफ जाते हैं, तो क्या होता है प्राइवेट सेक्टर को भी बेनिफिट मिलता है, बिजनेसेस प्रमोट होना शुरू हो जाते हैं, उनकी ट्रांसपोर्टेशन इंक्रीज होना शुरू हो जाती है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट डिक्रीज होना शुरू हो जाती है, तो ये सारे की सारी चीजें क्या कर रही होती हैं, ये सारे फैक्टर्स क्या कर रहे हैं कि इन्फ्लुएंस कर रहे हैं आपके मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट को, तो सिर्फ इंडिविजुअल जो फैक्टर्स हैं वही सिर्फ उसको इफेक्ट नहीं करते, बल्कि हमारे पास जो गवर्नमेंट्स के जो है ना मीन है वो भी हमारे पास क्या कर रहे हैं हमारे मुल्क में लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट को इफेक्ट करते हैं। लास्ट में हमारे पास द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज कंजम्पशन एंड सेविंग कैजुअल एंड नेशनल इनकम इक्विलिब्रियम, किस तरीके से हमारे पास काम करता है, तो इक्विलिब्रियम भी तो हमने देखना होता है कि किस तरीके से प्राइस डिटरमिनेशन वगैरह होती है, तो कहते हैं कि इक्विलिब्रियम रिप्रेजेंट्स स्टेट्स ऑफ नो चेंज और लेवल वेयर देयर इज नो टेंडेंसी ऑफ राइज एंड फॉल, क्योंकि इक्विलिब्रियम हमारे पास क्या होता है एक स्टेबल प्राइस पोजीशन होती है जहां पे हमारे पास कोई भी चेंजेस नहीं आ रहे होते, ठीक है, तो राइज एंड फॉल की वहां पे हमारे पास टेंडेंसी नहीं होती, तो कहते हैं कि इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम रेफर्स टू दैट लेवल ऑफ इनकम व्हिच रिमेंस अनचेंज्ड एट अ पर्टिकुलर लेवल ऑफ आउटपुट, के खास लेवल ऑफ आउटपुट आपकी कंट्री प्रोड्यूस कर रही है और उसके साथ एक स्टेबल इनकम आपकी कंट्री अर्न कर रही है। तो इसके लिए हम दो किस्म के अप्रोचेस यूज करते हैं, कहते हैं कि टू अप्रोचेस टू डिटरमाइन नेशनल इनकम इक्विलिब्रियम, फर्स्ट हमारे पास कीनेसियन एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, ठीक है, कि एग्रीगेट डिमांड किस तरीके से काम करता है और एग्रीगेट सप्लाई साइड किस तरीके से काम करती है, तो कहते हैं कि for our discussion we will use Keynesian two sector economy where there are only two sectors household and business sector, ठीक है, अब आप जो है ना हाउसहोल्ड और इसको देख रहे हैं बिजनेस सेक्टर को, बाकी आपके पास जो है ना ठीक है और सेक्टर्स भी हमारे पास बिजनेस के अलावा बैठे हुए इंस्टीट्यूशंस वगैरह भी हैं जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो हम उसको क्या करते हैं कांस्टेंट रख देते हैं, उनको डिस्कस नहीं करते, दो मेन चीजों को देख रहे हैं कि हमारे पास जो हाउस होल्ड लोग हैं और हमारे पास जो बिजनेस सेक्टर है वो लोग किस तरीके से इकोनॉमी में काम कर रहे हैं। कहते हैं कि as there is no role of government in economic affairs, national income is split into consumption and investment expenditure, क्योंकि हम कहते हैं कि गवर्नमेंट का रोल नहीं होना चाहिए, ठीक है, कि क्लासिकल ट्रेडिशनल व्यू हमारे पास क्या कहता है, वो कहता है कि आपके पास गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होना चाहिए, इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए, डिमांड एंड सप्लाई विल डिटरमाइन देयरसेल्फ एंड एडजस्ट इट, ठीक है, तो कहते हैं कि अगर गवर्नमेंट का रोल नहीं है तो फिर उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास क्या होगा नेशनल इनकम हमारी दो हिस्सों में बन जाएगी, किस चीज पे आपकी कंजम्पशन कितनी हो रही है और इन्वेस्टमेंट कितनी हो रही है। So कहता है कि an economy is said to be in equilibrium when aggregate expenditures are equal to aggregate income, ठीक है, कि जितना आपके पास जो है एक्सपेंडिचर हो रहे हैं आप उतना अर्न कर रहे हो बराबर सिस्टम चलेगा, 50,000 की सैलरी है खर्चे भी 50,000 कर रहे हो बराबर चल रहा है सिस्टम, ठीक है। इन रेफरेंस टू सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम इट इज एक्सप्लेन दैट withdrawals leakages eventually become equal to injections through some channels, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट इज ओनली लीकेज इंजेक्शन, ठीक है, कि हमारे पास कुछ चीजें जो क्या कर रही है फंड्स को लीकेज कर रही होती है, लोग उसमें सेविंग वगैरह कर रहे होते हैं, तो वो क्या करें पैसे को सर्कुलेशन से निकाल रहे हैं, जो हमने वहाँ पे हाउस होल्ड उसका पूरा साइकिल देखा था कि इकोनॉमी में पैसे कैसे चल रहे होते हैं, तो अगर लोग सेविंग ना करें तो फिर तो हमारे पास पैसे सर्कुलेशन पे चल रहे हैं, लेकिन अगर वहाँ पे लोग सेविंग की तरफ चले जाते हैं तो क्या हुआ लीक हो गया फंड हमारे पास सर्कुलेशन से निकल जाता है,
ठीक है. सो देयरफॉर इकोनॉमी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम वेयर लीकेजेस एंड इंजेक्शंस आर इक्वल. ठीक है कि आपके पास लीकेजेस एंड इंजेक्शन दोनों बराबर चल रहे हैं कि पैसे लग रहे हैं और पैसे आ रहे हैं, दोनों बराबर चल रहे हैं. इकोनॉमी को बूस्ट करते जा रहे हो उतने ही आपकी इकोनॉमी में कंजम्पशन चल रही है. From this discussion, can infer that the level of income, national income, is determined by equality of aggregate demand and aggregate supply. कि हमारी aggregate demand भी बराबर होगी, supply बराबर होगी, तो फिर situation present चलती है. So 45-degree line represents the aggregate supply, which may also be represented as S is equal to C plus S. ठीक है कि हमारे पास क्या हुआ सप्लाई, हमारे पास जो है कीनेसियन को अगर हम देखें तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या हुआ कि जो है ना हमारी इकोनॉमी के अंदर किस तरीके से कंजम्पशन पैटर्न चल रहे हैं. तो कंजम्पशन और सेविंग जब मिलके हमारे पास देखी जाएंगी तो जो है ना तो क्या हो जाएगा, हम उसको बताते हैं कि हमारे पास कितने जो है ना इनकम आने वाली है. ठीक है, हमारी इकोनॉमी कितना गेन कर रही है. तो कहते हैं कि सिमिलरली एग्रीगेट डिमांड आल्सो रिप्रेजेंट्स सी एस सी प्लस आई. ठीक है, एग्रीगेट डिमांड किस तरीके से सप्लाई तो आपके पास सी प्लस एस हो गया कि आपके पास कंजम्पशन प्लस सेविंग आ रही है. तो एग्रीगेट डिमांड हमारे पास क्या है, कंजम्पशन प्लस हमने कहा इन्वेस्टमेंट. तो अगर हम इसको ग्राफिकली देखें तो हमने कहा कि हमारे पास क्या हो रहा है, नेशनल आउटपुट वाई पे था. ठीक है, वाई हमारे पास यहाँ पे थी. ठीक है, तो जब वो हमारे पास वाई ई की तरफ गया या हमारे पास 2 की तरफ गया तो क्या हमारे पास इंक्रीजिंग ट्रेंड आना शुरू हो गया. तो पहले पोर्शन में अगर हम देखें तो हमारे पास क्या हो रहा है, कंजम्पशन यहाँ पे चल रही है जहाँ पे हमारे पास जो है ना क्या हो रहा है, जो है ना सी प्लस आई की लाइन जो है ना हमारे पास इंटरसेक्ट कर रही है. तो ठीक है, तो कंजम्पशन हमारे पास क्या हो रही है, यहाँ पे हमारे पास कंजम्पशन कम है और हमारे पास क्या हो रही है, हमारे नेशनल आउटपुट को देखें तो वो हमारे पास वो भी कम चल रहा है. तो जैसे हमारा नेशनल आउटपुट जो है ना इंक्रीज हुआ, इक्विलिब्रियम पॉइंट पे है, तो वहां पे अगर हम देखें तो हमारे पास कंजम्पशन भी उतनी ही ज्यादा चल रही है. यहाँ पे तो हमारे पास डिफरेंस चल रहा है. फिर इस तरीके से हमने क्या कहा कि हमारे पास जब Y2 पे चला गया हमारे आउटपुट ज्यादा हो गया. ठीक है, और कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट हमारे पास क्या हो चुकी है, वो जो है ना हमारे पास अबव चल रही है, इक्विलिब्रियम से अबव. तो हमारे पास क्या हो गया, सरप्लस की सिचुएशन में एक्स्ट्रा की तरफ हम जा रहे हैं. तो इसीलिए क्या कहता है कि इन दी अबव ग्राफ रिप्रेजेंट हॉरिजॉन्टल एक्सिस नेशनल आउटपुट. ठीक है, हॉरिजॉन्टल पे हमने नेशनल आउटपुट को देखा और वर्टिकल एक्सिस पे हमने क्या कहा, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर्स को देखा. Aggregate expenditure cuts 45 degree at point E where it becomes equal to national output. के national output जितनी हमारे पास हो रही है उतनी हमारे पास expenditures भी बराबर चल रही है. ठीक है, जब हमारे पास national output ज्यादा हुआ है तो expenditure भी increase हो गया. So it states that at any level of output beyond or before YE, there will be tendency for the level of income to move towards YE. For instance, if the level of aggregate supply exceeds over aggregate demand at Y2, ठीक है, डिमांड आपके पास क्या है उससे ज्यादा होगी, आपके पास सप्लाई, तो फिर क्या होगा, कहते हैं देयर विल बी सरप्लस आउटपुट. वही पुराना डिमांड और सप्लाई का कॉन्सेप्ट कि आपके पास जो है डिमांड कम है और सप्लाई ज्यादा हो गया तो आपने क्या किया, सरप्लस किया. जिससे क्या होगा, विच इंड्यूसेस फर्म टू रिड्यूस देयर लेवल ऑफ प्रोडक्शन, और उनकी लेवल ऑफ प्रोडक्शन वो कम कर देगा. क्यों, क्योंकि सप्लाई ज्यादा हो गई है और हमारे पास जब सप्लाई ज्यादा हो जाती है तो प्राइसेस कम हो जाती है कि नहीं हो जाती. ठीक है, जब प्राइसेस कम होगी तो दैट विल इफेक्ट ऑब्वियसली. ठीक है, फिर उसके बाद आ जाता है कि आउटपुट विल कंटिन्यू टू फॉल टिल YE इज अचीव्ड, और फिर आउटपुट हमारे पास डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा. Similarly, if aggregate demand exceeds over the aggregate demand exceeds the over aggregate demand, it is not aggregate demand. कहते हैं कि aggregate हमारे पास बढ़ गई है, supply that is supply होगा हमारे पास. ठीक है, aggregate supply at Y1 it reflects a shortage of goods. ठीक है कि हमारे पास supply क्या हो गई है, वो कम हो गई है और डिमांड हमारे पास बढ़ गई है. तो उस सिचुएशन में हमारे पास क्या होता है, हमारे पास सिचुएशन वर्स्ट हो जाती है, हमारे पास क्या हो जाएगा, शॉर्टेज की सिचुएशन हो जाएगी. So it reflects the shortage of goods and services produced by the firm. It will induce the firms to produce more goods and services, and level of output will increase. This increase in the level of output will continue to achieve Y. तो हमारे पास सिचुएशन क्या हो जाएगी, वापस आना शुरू हो जाएगी कि नहीं आ जाएगी, सरप्लस और ये हमारे पास शॉर्टेज. जब शॉर्टेज है तो उस जो डिफरेंस आ रहा है इसको भी तो कवर करेगा ना. जब कवर करेगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, डिमांड बढ़ गई, सप्लाई भी वैसे वैसे बढ़ती जाती है. तो हम क्या कहते हैं, डिमांड बढ़ती है तो सप्लाई बढ़ना शुरू हो जाती है. क्यों, क्योंकि हमारे पास क्या हो रही है, शॉर्टेज होती है, प्राइसेस बढ़ जाते हैं. प्राइसेस बढ़ जाते हैं, हर एक को वहां पे बेनिफिट नजर आना शुरू हो जाता है और वो इस गैप को फिल करना शुरू कर देता है. सेकेंड अप्रोच हमारे पास है सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच. ठीक है, सो कहते हैं अकॉर्डिंग टू S इज इक्वल टू I, सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट. ठीक है, इज द की कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम. Any level of national income beyond or before this level eventually drags towards equilibrium through some automatic forces. ठीक है कि जैसे हम डिमांड और सप्लाई का जिक्र करते हैं तो सेम हमारे पास यहाँ पे भी है कि हमारे पास कुछ कम कुछ ज्यादा की सिचुएशन आ रही है तो वो क्या करेगी, उसको मूव करेगी. अगर वो लैग कर रही है तो वो अप की तरफ जाएगा, अगर वो एक्सीड कर रहा है तो उसको डाउन की तरफ लेकर आएगा. जिसको उन्होंने क्या किया हुआ है, ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट के थ्रू, मॉडल के थ्रू हमें जो है ना एक्सप्लेन करके दिया हुआ है. कहते हैं कि हमारे पास क्या है, कहते हैं कि हमारे मॉडल 100 बिलियन जो है ना आप क्या करें, इन्वेस्ट कर रहे हैं. तो हमारे पास क्या हुआ, इनकम हमारी 0 थी,
कंजम्पशन हमारे पास चल रही है 50 ठीक है, तो क्या हुआ, सेविंग नहीं हो सकती ना उसमें, ठीक है। तो फिर हमारे पास इन्वेस्टमेंट क्या हो रही है, वो हमारे पास क्या हुई है, वो 100 है। तो अगर आप देखो कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट आपकी कितनी हो रही है, ठीक है, सी प्लस आई देखें तो 150 हो रही है। तो सी प्लस आई इज ग्रेटर देन वाई विल पुश इनकम लेवल अपवर्ड, ठीक है, कि वो जो है ना इनकम की अपवर्ड की तरफ मूव करेगा, कि इनकम भी ज्यादा होनी चाहिए। जब मैं जो है ना क्या करूँ, इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, कंजम्पशन इतनी ज्यादा कर रहा हूँ, तो मैं इनकम भी तो ऑब्वियसली उसको इंक्रीज करूंगा कि नहीं करूंगा। फिर जब 100 पे देखें तो मेरे पास क्या हो रहा है, इनकम 100, कंजम्पशन भी बराबर हो रही है, सेविंग स्टिल जीरो जा रही है, ठीक है, वहां पे नेगेटिव में जा रही थी, कोई भी नहीं होती, मैं एक्स्ट्रा कर्जे लेके काम चला रहा था। यहाँ पे बराबर हो गया, इन्वेस्टमेंट मेरी 100 चल रही है, ठीक है, 200 मेरे पास आ गया। फिर सेम सिचुएशन हमारे पास चलेगी, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट ज्यादा चल रही है, 200 पे देखें तो 150 मेरे पास कंजम्पशन हो रही है, 50 मैं सेविंग कर रहा हूँ, तो 100 की इन्वेस्टमेंट होगी, 250 में जो है ना जा रहा हूँ, तो स्टिल अपवर्ड मूव करेगा। 300 पे देखें तो एक इक्विलिब्रियम पॉइंट आ रहा है कि 300 पे मेरे पास इनकम आ रही है, ठीक हो गया, और मेरे 200 की कंजम्पशन हो रही है, 100 की मैं सेविंग कर रहा हूँ, 100 की इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, तो 300 मेरे पास आ गया, एक बराबर सिस्टम आ गया, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी आना शुरू हो जाएगी, इक्विलिब्रियम पॉइंट आना शुरू हो गया। फिर 400 पे देखें तो 250 हमारे पास है कंजम्पशन, 150 सेविंग, सेविंग बहुत ज्यादा हो गई है, 100 की सिर्फ इन्वेस्टमेंट चल रही है, 350 आ गया, तो कॉस्ट देखें तो आपके पास कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट कम हो गई है, और आपके पास जो है ना क्या होगी, वाई आपके पास आ रही है, तो कहते हैं कि वाई विल पुश इनकम लेवल डाउनवर्ड, तो वो इनकम को रिड्यूस कर देगा। क्यों रिड्यूस कर देगा, क्योंकि आपके पास क्या हो रही है, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट कम हो रही है, ठीक है, और इनकम बहुत ज्यादा है, तो आपको जो है ना क्या करना शुरू कर देगा, आपको जो है ना कंट्रोल करना शुरू कर देगा। 500 पे देखो तो 5, 300, 200, 100 और 400 आपके पास कंजम्पशन पार्ट, प्लस आपके पास क्या हो रही है, इन्वेस्टमेंट हो रही है। तो कहता है कि इन द अबव टेबल नेशनल इनकम इज इन इक्विलिब्रियम एट 300 बिलियन, एट इनकम लेसर देन 300 s इज लेस देन i, इनकम विल इंक्रीज, ठीक है, कि आपके पास क्या हो रही है, कि आपकी सेविंग्स कम है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, ठीक है, तो क्या हो रहा है, आपके इनकम को इंक्रीज करेगा। एज देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो शॉर्टेज आपके पास गुड्स की ज्यादा होगी है कि नहीं होगी, ठीक है, आपके पास गुड्स अवेलेबल नहीं है, ठीक है, और आपके पास क्या हो रही है, कि जो है ना नहीं हो रही, आपके पास सेविंग्स कुछ भी नहीं हो रही, तो वो इसको इफेक्ट करेगा। सिमिलरली व्हेन इनकम वाज ग्रेटर 300 s is greater than i, so income will decrease as there is a surplus of goods and services, आपकी इनकम ज्यादा है, ज्यादा ज्यादा चीजें परचेज कर रहे हो, जिसकी जो है ना कोई बेनिफिट नहीं हो रहा, आपके पास वेस्टेज हो रही है। तो इसको अगर हम ग्राफिकली देखें तो क्या हुआ, हमारे पास हमने वाई एक्सिस पे क्या रखा, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट को रखा, यहाँ पे हमने अपने इनकम को एक्स एक्सिस पे देखा। तो वाई पे जब हमारे पास सिचुएशन चल रही है, तो देखिए हमारे पास इनकम तो वही चल रही है, स्टेबल हमारे पास चल रही है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन आ रही है, तो हमारे पास वाई ई एक इक्विलिब्रियम पॉइंट है, जहाँ पे हमारे पास शॉर्टेज खत्म हो रही है, ठीक है, क्यों, क्योंकि हमारे पास एस हमारे पास जो है ना क्या कर रहा है, क्रॉस कर रहा है हमारे आई को, ठीक है। तो हमारे पास अगर हम इसको बिलो देखें तो एस इज लेस देन आई, और यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, एस इज ग्रेटर देन आई, तो हमारे पास सिचुएशन चेंज हो जाती है, ठीक है। तो y2 पे जाएंगे तो हमारे पास सरप्लस, yi पे आएंगे तो हमारे पास वही हमारे पास डिफिशिएंसी आ रही है। तो कहते हैं कि इन ग्राफ नेशनल इनकम इज टेकन अलोंग एक्स एक्सिस एंड सेविंग इन्वेस्टमेंट अलोंग वाई एक्सिस, ठीक है, कि हमने क्या किया, नेशनल इनकम को एक्सिस पे लिया, सेम वाई एक्सिस पे हमने इन्वेस्टमेंट, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट को लिया। Saving curve has a negative intercept in the sense that consumption level is greater than level of income, क्योंकि consumption बहुत ज्यादा हो रही है, ठीक है, और आपके पास इन्वेस्टमेंट कम हो रही है, ठीक है, आपकी इनकम कम है, कंजम्पशन ज्यादा कर रहे हो, तो जाहिर सी बात है क्या होगा, सिचुएशन खराब होगी। सो सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट आर इक्वल एट पॉइंट, यहाँ पे हमारे पास इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास लैकनेस आ रही है। कहता है कि सो y is the equilibrium level of output any level of income other than ye, such y1 to y2, ठीक है क्या, are not stable at y1 the level of investment is greater than planned saving, ठीक है, कि planned saving से आपके पास ज्यादा हो रही है y1 पे, कहता है कि which will pull to the level of income ye, conversely if the income level exceeds over ye, income आपकी ज्यादा हो जाती है, here saving is greater, saving ज्यादा हो जाएगी than investment, which will push y towards ye, hence level of income will be stable at point e s is equal to I, कि आपके पास ज्यादा सेविंग हो जाएगी, तो फिर उसका क्या फायदा है, लोगों को तो फायदा नहीं है, कंजम्पशन तो आपके पास कम होगी, इन्वेस्टमेंट आपके पास कम हो गया, पैसा सारा का सारा ब्लॉक होते जा रहा है, तो वो उसको ब्लॉकेज क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा। तो हमने क्या कहा कि हमारे पास प्लान्ड वर्सेस एक्चुअल क्वांटिटीज क्या होंगी, ठीक है। सो कहता है कि to recap, there has been a lot of discussion regarding the planned outputs and desired consumption, which should be clarified. The actual saving and actual investment will always match, as calculated by the statistician. However, there will be often disparity between the what firms and household plan to do and what they eventually actually do.
what they find their planned sales and productions is different from the what occur in the economy. ठीक है कि प्लान आपके पास ठीक है, बजट आप बनाते हो, प्लान बनाते हो, एस्टिमेशन करते हो, वो 100% अचीव नहीं होता, हमेशा उसमें फर्क होता है, एक्चुअल कुछ और होता है और आपके पास जो है ना जो प्लान होता है वो हमेशा चेंज होता है, लेकिन एक्चुअल में हमारे पास स्टैटिस्टिशियन ने उसको इक्वल जो है ना कैलकुलेट किया हुआ है। तो हम अगर उसको रियल लाइफ में देखें तो हमारे पास उन दोनों के दरमियान डिफरेंस हमेशा चलता रहता है। सो कहते हैं कि इट इज ओनली एट इक्विलिब्रियम पॉइंट वेयर देयर विल बी नो टेंडेंसी फॉर चेंज, लेकिन इक्विलिब्रियम पॉइंट एक ऐसा है कि जहां पे हमारे पास s इज इक्वल टू i हो जाता है तो दोनों हमारे पास इक्वल होने शुरू हो जाते हैं। तो हम इस तरीके से क्या करते हैं कि देखते हैं कि हमारे पास जो प्लान वर्सेस एक्चुअल क्वांटिटीज है, तो प्लान हमें उसके क्लोज करना पड़ता है, ठीक है, कि उसके साथ करीब हो जाए। तो प्लान 100% अचीव नहीं होता, लेकिन एक्चुअल जो हमारे पास क्वांटिटीज कंजम्पशन होती है उनको हम क्या करते हैं कि हमारे पास जितनी एक्चुअल सेविंग चल रही है और जितनी इन्वेस्टमेंट चल रही है, इट शुड बी ऑलवेज मैच, ताकि हमारे पास एस हमारी आई के बराबर हो जाए। ठीक है, सो ये हमारा चैप्टर था, ठीक है, इंपॉर्टेंट था, काफी छोटे छोटे पॉइंट्स थे इसमें, ठीक है, एमसीक्यूज के पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर था। तो अगर हम इस चैप्टर को ओवरव्यू कर लें एट द एंड, तो हमारे पास जो है स्टिकी नोट्स देखें, तो इस चैप्टर में हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास फ्रैक्शन ऑफ डिस्पोजेबल इनकम क्या है। तो हमने कहा कि दैट हाउस होल्ड स्पेंड ऑन कंज्यूमर गुड्स इज कॉल्ड कंजम्पशन। कंजम्पशन हमारे पास क्या है कि जितने पैसे आप जो है यूज करते हो, दैट इज कंजम्पशन। Autonomous consumption हमने क्या कहा, कहते हैं कि autonomous consumption is a minimum level of consumption that one must dispose of regardless as income। क्या आपकी इनकम जितने भी हो जाए, आप एक खास अमाउंट कम से कम स्पेंड करते रहते हो। इंड्यूस कंजम्पशन हमने क्या कहा कि हमारी इनकम जैसे जैसे बढ़ती जाएगी हमारी कंजम्पशन बढ़ती जाएगी। फिर हमारे पास है साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन स्टेट दैट पीपल इंक्रीज देयर कंजम्पशन एज देयर इनकम इंक्रीज बट नॉट बाय एज मच एज देयर इनकम इंक्रीज। कि आपको 50 लाख तनख्वाह हो गई है तो अब इसका मतलब नहीं है कि आप पूरे मार्केट ही उठा के ले आओ, लेकिन फिर भी उसके ऊपर फर्क होना शुरू हो जाता है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं पड़ता। फिर उसके बाद मार्जिनल प्रोपेंसिटी हमने देखा था कि टू सेव इज द रेशियो ऑफ चेंज इन सेविंग टू चेंज इन द हाउसहोल्ड इनकम, वेयर एज एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव there is the ratio of total saving to their total income। ठीक है कि मार्जिन हमने क्या कहा था कि आपके पास सेविंग रेशियो है, ठीक है, कि आपके पास कितनी सेविंग है जो आपके पास हाउस होल्ड इनकम के हिसाब से है, ठीक है, और एवरेज फिर हमारे पास क्या है कि टोटल हमारे पास ऑन एवरेज कितनी सेविंग हो रही है इनकम के मुकाबले में। सेविंग हमारे पास क्या है कि वो अमाउंट है जो हमारे पास अभी तक कंज्यूम नहीं हुआ। फिर हमने क्या कहा, हमारी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या है कि इज द रेशियो टू चेंज इन कंजम्पशन टू चेंज इन हाउसहोल्ड इनकम, कि आपकी कंजम्पशन कितनी चेंज हो रही है हाउसहोल्ड इनकम के साथ। whereas average propensity to consume is the ratio of total consumption to their income। और आपके पास एवरेज प्रोपेंसिटी हमने क्या कहा था कि टोटल आपकी कंजम्पशन कितनी हो रही है इनकम के मुकाबले में। एक्सपेंडिचर डन बाय हाउसहोल्ड और फर्म ऑन द कैपिटल इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट, कि आप कितने पैसे जो है ना लास्ट में जो भी हमने देखा कि कितने पैसे आप हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर पे कर रहे हो, कि एक्सपेंडिचर क्रिएट कर रहे हाउस होल्ड या फर्म्स कर रही है, उसको हमने इन्वेस्टमेंट का। और फिर हमने कहा कि मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल इज द रेट ऑफ डिस्काउंट which makes the present value of prospective yield from the capital asset equal to its supply price। ठीक है कि मार्जिनल एफिशिएंसी एक कैपिटल में क्या कहा कि इंटरेस्ट और हमारे जो है ना जो रिटर्न्स है उन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस होता है उसको हम बेसिकली क्या कहते हैं, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल कहते हैं। ठीक है, सो ये आज का हमारा टॉपिक था, इसको थोड़ा सा रीड आउट कीजिए, ठीक है, और कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं।